चाफेकर बंधु। प्लेग को काबू में लाने के इरादे से अंग्रेज सरकार ने कितने सारे उपाय किए, सफाई अभियान चलाए। ये सभी उपाय या योजनाएं ऊपरी तौर पर काफी लाभदायक तथा लिखा पढ़ी में आदर्श होने पर भी कार्रवाई करते समय गोरे लोगों के मन में बसी भारतीयों को अपमानित करने की प्रबल इच्छा साफ साफ दिखती थी। लोगों के मकानों में, उन मकानों के बीच वाले हिस्सों में, पूजा घरों में अंग्रेज सैनिक पांवों में जूते पहने ही घुसते थे, पवित्रता का भंग करते। रोग की अपेक्षा इलाज ही पीड़ादायक ऐसी नौबत आई। लोग बड़े परेशान हुए। जांच पड़ताल के बहाने औरतों से छेड़खानी करना, प्रतिष्ठित लोगों को नंग धड़ंग हालत में खुले रास्ते में खड़े करना, उसी अवस्था में उन्हें बदनाम करने, जुलूस निकाल, कभी कभी कीमती चीजें लूट लेना आदि खुले आम होने लगा। इन पीड़ाओं की, अत्याचारों की एवं मानहानि की अपेक्षा प्लेग ही सही, ऐसा सभी मन में सोचने लगे। मानो आग में घी डालने जैसी बात प्लेग में कमिश्नर के पद पर रंड नामक गोरे अफसर की नियुक्ति हुई। यह रंड साहब मराठों से काफी ईर्ष्या करता था और पेशवा की जाति के होने से चित्पावन ब्राह्मणों से विशेष रूप से नाराज था। रात के अंधेरे में या सुनसान सड़कों पर इक्के दुक्के सैनिक को पकड़कर उसकी पिटाई करने के मामले बढ़ने लगे। इस तरह गोरे लोगों को सबक सिखाने के उपक्रमों में कीर्तनकार हरिपंत का लड़का दामोदर और उनके दोनों छोटे भाई हमेशा आगे ही रहते। दामोदर ने कसरतबाज युवकों का एक दल ही संगठित किया था। गायकवाड़ वाड़े में लोकमान्य तिलक के यहाँ वह आया जाया करता था। दामोदर के ऐसे उपक्रमों को लोकमान्य का समर्थन मिलता था। ऐसे ही एक मुलाकात में ऐसे छोटे मोटे उपक्रमों की अपेक्षा कुछ ठोस परिणामकारक कृति करने को लेकर लोकमान्य ने उन्हें फटकारा। उनके उन शब्दों से दामोदर के हृदय में स्फुलिंग फूट पड़े। अपने व्यापक मित्र परिवार में से दामोदर ने चुनिंदा और साहसी मित्रों के एक दल का गठन किया। वह बार बार उनकी गुप्त बैठकें लेने लगा। उन बैठकों में अन्याय का प्रतिकार करने की एवं अपमान का, मानहानि का बदला लेने की विभिन्न योजनाएं रखी जाती थीं। इस कान की खबर उस कान को न देते हुए शस्त्रास्त्र इकट्ठा करना आरंभ हुआ। रंड का वध करने की योजना बनाई गई। षड्यंत्र की कार्रवाई स्वयं दामोदर व उनके दोनों भाई बालकृष्ण और वासुदेव करने वाले थे। पूरा दिन किसी छाया के समान रंड साहब का पीछा करते हुए बालकृष्ण ने उसके क्रियाकलाप तथा दिनचर्या की जानकारी इकट्ठा की। सारी बातों पर गहराई से सोचकर साहब को फूंक डालने का मुहूर्त तय किया गया। दिनांक 22 जून 1897 के दिन रानी विक्टोरिया के राज्यारोहण की जुबली का एक बड़ा भारी समारोह गवर्नर के बंगले पर होने वाला था। रात को उस समारोह से लौटने वाले रंड साहब को गणेश खिंड के दर्रे के अंधेरे जंगल में छिपकर भून डालना तय हुआ। छोटा भाई वासुदेव गवर्नर के बंगले के दरवाजे पर खड़े होकर साहब की बग्गी पर नजर रखकर उसके पीछे पीछे दौड़ते आने वाला था और गोंदिया आला रे इन सांकेतिक शब्दों से उग बग्गी की ओर इशारा करने वाला था। दामोदर गाड़ी के पीछे से ऊपर चढ़कर पिछले खिड़की में से पिस्तौल रंड पर दागने वाला था। यदि कोई बीच में आ ही टपका तो बालकृष्ण दोनों भाइयों की सुरक्षा का ख्याल रखने वाला था। जुबिली के दिन दामोदर और उसके सहयोगी अंधेरा फैलने के पूर्व ही अपने अपने स्थानों पर तैनात हुए। पटाखों की आतिशबाजी हो रही थी। तभी साहब और मैड में अपनी अपनी बग्गियों में बैठकर लौटना आरंभ हुआ। वासुदेव ने रंड की गाड़ी सही सही भांप ली और गोंदिया आला रे ऐसे थोड़े थोड़े अंतराल के बाद पुकारते हुए वह गाड़ी के पीछे दौड़ने लगा। वासुदेव की आवाज सुन दामोदर सतर्क होकर तैयारी में खड़ा रहा। एक शानदार बग्गी उसके सामने से गुजर रही थी। इतने में बालकृष्ण कुछ उतावली सी छलांग लगाकर उस बग्गी के पीछे चढ़ा। पर्दा उठाकर उसने अंदर बैठे साहब के मस्तक पर गोली दागी। उसी क्षण एक महिला की चीख सुनाई दी। उस अनपेक्षित आवाज से वह चौंक पड़ा। नीचे कूदकर बालकृष्ण गाड़ी से दूर हुआ। वासुदेव की गोंदिया आला रे की पुकार फिर से सुनाई देने लगी। देखने पर पता चला कि एक बग्गी के पीछे वासुदेव दौड़ रहा है और पुकार रहा है, गोंदिया आला रे, गोंदिया आला रे। इसके माने बालकृष्ण के हाथों कोई और ही मारा गया था।
दामोदर पशुपेश में पड़ गया। फिर भी समय सूचकता से वह आगे बढ़ा। गाड़ी के ऊपर छलांग लगाकर एक ही गोली में काम तमाम कर दिया। हथियार एक नाले के पुल के नीचे फेंककर एक पगडंडी से होकर दूर का चक्कर लगाकर वे घर पहुंचे और चुपचाप सो गए। दिनांक 23 जून के दिन पुणे के नागरिक नींद से जागे। सो रंड और आयरेस्ट, इन दो साहब लोगों का जुबली की रात वध हुआ, यह खबर सुनकर ही। दिन बीत रहे थे तो भी हत्यारों का सरकार को सुराग नहीं मिला। सरकार ने ब्रुइन नामक एक बहुत ही धूर्त एवं होशियार जांच अधिकारी को पुणे भेज दिया। मराठी तो वह ब्राह्मणों जैसी बोल लेता। लोकमान्य तिलक जैसे बड़े राजनीतिज्ञों के पास वह आया जाया करता था। ऐसे कुशल ब्रुइन साहब ने भी बहुत हाथ पांव मारे, लेकिन तनिक भी सुराग न मिला। आखिर सरकार ने हमलावरों को पकड़ने वाले को या उनकी जानकारी देने वाले को 20,000 रुपए का इनाम घोषित किया। इनाम पाने के लोभ से द्रविड़ नामक चाफेकर बंधुओं के बड़े ही विश्वास पात्र गिने जाने वाले एक मित्र ने दगाबाजी की। उन्होंने चाफेकर बंधुओं की पूरी जानकारी ब्रुइन को दी। इस दरमियान हरिपंत चाफेकर ने चातुर्मास के कीर्तनों के हेतु अपने तीनों बेटों को साथ लेकर परिवार सहित मुंबई में आकर निवास किया था। द्रविड़ बंधुओं की दी हुई जानकारी के सहारे कामत चाल में चाफेकर के निवास स्थान पर दिनांक 28 सितंबर 1897 के दिन छापा मारकर दामोदर चाफेकर को गिरफ्तार किया। उस समय बालकृष्ण और वासुदेव घर में न होने से बच गए। वे तुरंत फरार हुए। मारपीट से या किसी दबाव में दामोदर झुकेगा नहीं, इसका लिहाज होने से चतुर ब्रुइन साहब ने अपनी मधुर वाणी से भोले एवं सरल स्वभाव के दामोदर को अपने जाल में बड़ी कुशलतापूर्वक फंसा लिया। उसने दामोदर से कबूलायत पाई। दामोदर के लिखित जवाब के आधार पर दामोदर को फांसी की सजा मिली, परंतु बालकृष्ण और वासुदेव पुलिस के हाथ लगे न थे। वे निजाम के इलाके में और कर्नाटक में बड़े ही कष्ट सहते हुए कई दिनों तक भटकते रहे। इस फरार अवस्था में लोकमान्य जहां तक हो सके उनकी मदद करते रहे, लेकिन वह मदद काफी न थी। आखिर चलकर बालकृष्ण ने वासुदेव को घर भेज दिया। दामोदर फांसी पर चढ़े। उनके पश्चात वह मुंबई निवास में लौट आया। षड्यंत्र में अपना कोई हिस्सा न था, लेकिन महज भय के कारण मैं भागा था। यह ब्रुइन को समझा देने में वह सफल हुआ। ब्रुइन ने उसे रिहा किया। बालकृष्ण की खोज तो जारी ही थी। दगाबाजी से तुरंत वह पकड़ा गया। उसे जेरबंद कर पुणे लाया गया। मुकदमा चलाकर उसे भी फांसी की सजा फरमाई गई। धन के लोभ से द्रविड़ बंधुओं ने गद्दारी की और उसी के फलस्वरूप अपने दोनों बड़े भाई पकड़े जाकर फांसी पर चढ़ाए गए। इससे वासुदेव को हमेशा गुस्सा आता था। रानाडे नामक दोस्त की सहायता ने एक दिन, जिस समय सारा शहर सो जाने की तैयारी में था, तब गद्दार द्रविड़ बंधुओं को उसने मौत के घाट उतारा। परंतु कुछ ही समय में उसे और रानाडे को गिरफ्तार किया गया। उन दोनों बालवीरों को थाना के कारागृह में फांसी दी गई। अपने देश बांधवों के और समाज के स्वाभिमान की रक्षा करने वाले, उनके मान बिंदुओं को भ्रष्ट करने का प्रयास करने वालों को सबक सिखाने तथा उसके द्वारा सरकार को आतंकित कराने में चाफेकर परिवार की पूरी एक पीढ़ी हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गई। सन 1857 के पश्चात देश के हेतु फांसी चढ़कर प्राणार्पण करने वाले दामोदर, बालकृष्ण और वासुदेव, ये चाफेकर बंधु तथा उनका निष्ठावान साथी रांडे पहले हुतात्मा ठहरे।